विटामिन विटामिन की खोज तथा इनका स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी का इतिहास बड़ा रोचक है। सन 1601 में लैंगस्टर ने नाविकों को होने वाली स्कर्वी रोग को नींबू व संतरा देकर मुक्त किया। सन 1882 में टकाकी ने जापान वासियों के भोजन में रोटी की जगह चावल का स्थानांतरण कर बेरी रोग का निवारण किया। सन 1865 में प्रोसे नामक वैज्ञानिक ने कॉड लीवर ऑयल देकर बच्चों के रिकेटस रोग का निदान किया। 20वीं शताब्दी से पूर्व विटामिन के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व खनिज लवणों की जानकारी उस समय तक थी। इन 4 तत्वों को ही भोजन का आवश्यक तत्व माना जाता था। परंतु उस समय वैज्ञानिकों, जिसमें सन 1881 में लूनिन का नाम मुख्य है, कुछ प्रयोग किए जिसमें उन्होंने चूहों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व खनिज लवण युक्त कृत्रिम भोजन तैयार करके खिलाया और देखा कि इस कृत्रिम भोजन से चूहों में वृद्धि रुक गई। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि शरीर में इन 4 तत्वों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए जो शरीर में वृद्धि हेतु आवश्यक है। सन 1901 में ग्रिन्स ने सिद्ध किया कि पॉलिश किए चावल में कुछ तत्वों की कमी हो जाती है। सन 1907 में फॉलिक ने पाया कि सुअरों को केवल अनाज खिलाकर स्कर्वी रोग पैदा हो जाता है। विटामिन की खोज हो जाने पर वैज्ञानिकों को कई बीमारियां जैसे स्कर्वी, रिकेट्स व बेरी जिन्हें किसी खाद्य तत्व की कमी से जनित तो माना जाता था, किंतु इनका उचित कारण व उपचार ज्ञात नहीं था। इस धारणा का सही हल प्राप्त हुआ। इन सब रोगों का उपचार भोजन में कुछ भोज्य तत्व विटामिन की मात्रा घटा बढ़ाकर किया जा सकता है। विटामिन शब्द सन 1912 में सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। चावल के ऊपरी छिलके से प्राप्त तत्व को बेरी के रोगी को खिलाने से लाभ होता है। जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक तत्व होने के कारण ही इसका नाम विटामिन वाइटल प्लस एमिन्स दिया गया। जीवन वाइटल के लिए आवश्यक तथा बेरी विरोधी तत्व प्रिवेंटिंग एलिमेंट में नाइट्रोजन अमीन की उपस्थिति के कारण ही यह नाम विटामिन अधिक उपयुक्त समझा गया। बाद में इस धारणा को गलत पाया गया, क्योंकि पेलाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स आदि का सफलतापूर्वक उपचार करने वाले विटामिनों में नाइट्रोजन अमीन समूह बहुत कम मात्रा में ही पाया गया। अतः विटामिन शब्द के अंत का ई पृथक कर दिया गया। ये विटामिन विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से निर्मित तत्व होते हैं। भोज्य पदार्थों में न्यूनाधिक मात्रा में ये तत्व पाए जाते हैं। अन्य पोषक तत्वों के चयापचय में भी इस तत्व की अल्प मात्रा अनिवार्य होती है। इसके अभाव में अन्य पौष्टिक तत्व भी शरीर को लाभ नहीं पहुंचा पाते। शारीरिक विकास व स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व खनिज लवण आवश्यक हैं, उसी प्रकार इनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। इनकी आहार में कमी से विभिन्न हीनता जनित रोग, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाते हैं। शरीर में कुछ विटामिन त्वचा द्वारा ही संश्लेषित हो जाते हैं, जैसे विटामिन डी, परंतु अधिकतर इनको भोजन द्वारा ही प्राप्त करना पड़ता है। विटामिन की एक उचित व संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में ही परंतु शारीरिक वृद्धि हेतु बहुत आवश्यक होती है। ये शरीर के नियामक रेगुलेटर्स की भांति कार्य करते हैं तथा शरीर की चयापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले तत्व हैं। यदि ये तत्व भोजन में ना मिले तो विभिन्न हीनता जनित रोग हो जाते हैं। शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद शरीर उत्तकों में विभिन्न जीव रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल चेंजेस लाने में इसका महत्वपूर्ण योग रहता है। कोशीय चयापचय में इनकी विशिष्ट भूमिका रहती है। कुछ विटामिन जैविक क्रियाओं में कोएंजाइम की भांति कार्य करते हैं, जैसे विटामिन बी। यदि विटामिन सह एंजाइम की भांति प्रयुक्त ना हो तो रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण ना हो पाए। इस प्रकार चयापचय की दर भी परिवर्तित हो जाती है। कई बार वह पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होना था नहीं हो पाने के कारण उत्तक या रक्त में संचित पड़े रहते हैं। बिना परिवर्तित हुए यह संचित पदार्थ कई विटामिन की कमी के प्रभाव के लक्षण परिलक्षित कर देते हैं। अतः विटामिन के प्रभाव में अन्य पोषक तत्व भी शरीर को लाभ नहीं पहुंचा पाते। विटामिन्स के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन्स।
नंबर 1, विटामिन प्राणी तथा वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 2, इनकी दैनिक आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां जैसे गर्भावस्था, दूध का स्रावन, बाल्यावस्था, जिनमें चयापचय की क्रियाएं तेज गति से होती हैं, विटामिन की दैनिक आवश्यकता अधिक हो जाती है। नंबर 3, कुछ विटामिन जैसे वसा, विलय, विटामिन सी को छोड़कर इनका शरीर में संग्रहण, स्टोरेज नहीं होता है। नंबर 4, ये शक्तिशाली कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नंबर 5, कुछ विटामिन जैसे ए तथा डी का शरीर में संश्लेषण होता है। नंबर 6, विटामिन पाचन विधि में नष्ट नहीं होते हैं, वे उसी रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। नंबर 7, ये कोएंजाइम के रूप में चयापचय की क्रियाओं में भाग लेते हैं। नंबर 8, यह जीवन के लिए अति आवश्यक पदार्थ है। नंबर 9, ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। नंबर 10, कुछ विटामिन पानी और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। नंबर 11, इन्हें कृत्रिम विधि से संश्लेषित किया जा सकता है। नंबर 12, इनकी कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन को ए, बी, सी, डी, ई के आदि नाम दिए गए हैं। सन 1915 में मैकालम नामक वैज्ञानिक ने इन विटामिन में से कुछ को जल में घुलनशील पाया तथा कुछ को वसा में घुलनशील। इसी आधार पर विटामिन का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। विटामिन: जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन में है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इस प्रकार के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। शरीर में इनकी मात्रा संश्लेषित ना हो पाने के कारण इनकी पूर्ति भोजन द्वारा ही करनी पड़ती है। जल में घुलनशील होने के कारण आवश्यकता से अधिक शरीर में पहुंचने पर जल के साथ घुलित अवस्था में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अतः इनकी अधिकता के प्रभाव से दुष्प्रभावित नहीं होना पड़ता। इस वर्ग के अंतर्गत विटामिन बी व सी आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन एक ना होकर कई विटामिनों का समूह है। इनकी रासायनिक संरचनाओं व कार्यों में विभिन्नता होती है। पहले बेरी रोग जिस विटामिन की कमी से होता था उसी को विटामिन बी कहा जाता था। धीरे धीरे ज्ञात हुआ कि विटामिन बी एक ही पदार्थ ना होकर अनेक यौगिकों का समूह है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले कुछ विटामिन के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, विटामिन B1 या थायमिन। नंबर 2, विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन। नंबर 3, नायसिन या निकोटिनिक एसिड। नंबर 4, विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। नंबर 5, पेंटोथेनिक एसिड। नंबर 6, बायोटिन। नंबर 7, फॉलिक एसिड। नंबर 8, कोलिन। नंबर 9, इनासिटोल। नंबर 10, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नंबर 11, विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन। नंबर 2, विटामिन सी, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इस वर्ग के कुछ विटामिन शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, परंतु यह मात्रा शरीर की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नहीं रहती। भोजन द्वारा इनकी भी पूर्ति करनी पड़ती है। यह विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते, वसा में घुलनशील होते हैं। शरीर में इनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा संचित हो जाती है, तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इनकी कमी व अधिकता दोनों ही स्थितियां दुखदायी होती हैं। कुछ विटामिनों में ए व डी को अंतरराष्ट्रीय इकाई इंटरनेशनल यूनिट और IU से नापा जाता है। इस विटामिन का माप निश्चित मात्रा में विटामिनों को प्रायोगिक जानवरों को खिलाने पर वृद्धि की दर पर आधारित है। अन्य विटामिनों को मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में नापा जाता है। 1 मिलीग्राम 1000 माइक्रोग्राम। इस वर्ग के मुख्य विटामिन निम्न हैं। नंबर 1, विटामिन ए या रेटिनॉल। नंबर 2, विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल। नंबर 3, विटामिन ई या टोकोफेरॉल। नंबर 4, विटामिन के एंटी हेमोरहेजिक। वसा में घुलनशील व जल में घुलनशील विटामिनों में अंतर। वसा में घुलनशील विटामिन। नंबर 1, वसा में घुलनशील होते हैं। नंबर 2, ये विटामिन शरीर में आवश्यकता से अधिक पहुंचने पर वही संग्रहित हो जाते हैं। नंबर 3, ये विटामिन उत्सर्जित नहीं हो पाते। नंबर 4, हीनता जनित प्रभाव धीरे धीरे दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 5,
इनमें कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन तत्वों की ही उपस्थिति होती है। नंबर 6, आहार में इनकी उपस्थिति कम आवश्यक है। नंबर 7, लसिका तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इन विटामिन की शरीर में अधिक मात्रा कम ही जमा हो पाती है, जल के साथ घुलित अवस्था में उत्सर्जित हो जाते हैं। हीनता के प्रभाव तीव्रता से दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों के साथ साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। कभी कभी गंधक व कोबाल्ट भी उपस्थित रहते हैं। आहार में इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। पूर्व शिरा द्वारा रक्त परिवहन में अवशोषित होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह एक विटामिन ना होकर कई विटामिनों का समूह है। इन सबको सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस समूह के विटामिन कुछ इस प्रकार हैं। विटामिन B1, नंबर 1 या थायमिन विटामिन की खोज बेरी रोग के उपचार ढूंढते समय हुई। नेवी के यात्रियों को यह रोग बहुत होता था क्योंकि उनके आहार में साग सब्जियों का अभाव होता था। सन 1885 में इस बीमारी को सर्वप्रथम टकाकी नामक डॉक्टर द्वारा पहचाना गया। उसने उन नेवी के लोगों के आहार में परिवर्तन करके स्थिति में सुधार किया। सन 1926 में डोनथ व जैनसन ने चावल की ऊपरी परत में से विटामिन को पृथक किया, अलग किया, जिससे बेरी रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। सन 1931 में विंडास ने विटामिन B1 को खमीर से पृथक करके उसकी रचना तथा रासायनिक गुणों पर प्रकाश डाला। गंधक की उपस्थिति के ही कारण इसका नाम थायमिन रखा। सन 1936 में विलियम्स ने प्रयोगशाला में विटामिन B1 को संश्लेषित किया। गुण प्रॉपर्टीज, यह रंगहीन रवेदार पदार्थ है। नंबर 2, यह विटामिन जल में घुलनशील है। नंबर 3, अम्लीय माध्यम से यह स्थिर रहता है और ताप का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु क्षारीय माध्यम से यह कमरे के ताप पर नष्ट हो जाता है। भोजन पकाते समय खाने का सोडा डालने से थायमिन तत्व पूरी तरह नष्ट हो जाता है। नंबर 4, इसका स्वाद नमकीन तथा गंध यीस्ट के समान होती है। कार्य, यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का निर्माण होते समय मध्यवर्ती पदार्थ पायरुविक एसिड बनता है। यह पायरुविक एसिड को एसीटेट में परिवर्तित कर देता है तथा आगे की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नंबर 2, पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है, जिससे भूख सामान्य रहती है। नंबर 3, तंत्रिका तंत्र के भली भांति कार्य करने में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। प्राप्ति के स्रोत अंकुरित अनाज व दाल, खमीर व सूखे मेवे थायमिन प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध व दूध से बने पदार्थों में भी यह विटामिन उचित मात्रा में मिल जाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में थायमिन की उपस्थित मात्रा। भोज्य पदार्थ थायमिन मिलीग्राम पर 100 ग्राम में। सूखा खमीर 3 से 6, साबुत अनाज 0.4 से 0.4, चावल की ऊपरी परत 2 से 3, गेहूं का जर्म 1.5 से 2.5, पिसे हुए कुटे अनाज 0.06 से 0.12, सब्जियां 9.04 से 10.15, फल 0.02 से 0.06, यकृत 0.3 से 0.4, सोयाबीन, सूखे मेवे आदि 0.65 से 1.1, दालें 0.45 से 0.6, मांस मछली 0.11 से 0.18, दूध 0.05,